बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 42 है, चैप्टर 2, और कोड है हमारे इस सब्जेक्ट का MGM 211 एंड 321। आज का टॉपिक है हमारा ज़ुबानी अबलाग की अहमियत और बोलने की अक़साम, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। बोलचाल की अहमियत में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि ज़ुबानी अबलाग की अहमियत क्यों है। 2500 अमेरिकन के सर्वे ने इस बात की निशानदेही की है कि तकरीबन 40% से ज़्यादा अफराद आम बोलचाल या पब्लिक के साथ बोलचाल में खौफ महसूस करते हैं, यानी घबराते हैं। इस सर्वे को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि आम तौर पर लोगों के साथ बोलचाल यानी स्पीकिंग में घबराहट महसूस की जाती है, लेकिन इस मसला को हल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ा से काबू पाया जा सकता है, यानी प्रैक्टिस से हम इस मसला को काबू कर सकते हैं। गुफ्तगू और बोलचाल अफराद के दरमियान भी होती है, अदारा में भी होती है, मुख्तलिफ अदारों में भी होती है और मुआशरे में भी हो सकती है। इसकी अहमियत के चंद नुकात हैं, तो आपके सामने स्लाइड पर देखिए। 3 नुकात इसकी ज़ुबानी अबलाग की अहमियत यानी सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के है। पहला पॉइंट है फॉर जॉब एंड प्रमोशन, तरक्की और मुलाजमत हासिल करने में। जब आप मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू लेने वाला आपकी कुछ खसूसियात के ज़रिए आपकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाता है। सबसे अहम खसूसियत जो आप में होनी चाहिए वो बोलचाल यानी स्पीकिंग के ज़रिए कम्युनिकेशन की सलाहियत है। ये ना सिर्फ आपको मुलाजमत दिला सकती है बल्कि अदारा में आपकी तरक्की के लिए भी बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ज़ुबानी अबलाग की अहमियत में है कारोबार की तरक्की में। फॉर प्रमोटिंग बिजनेस, किसी भी कारोबार में उन अफराद की ज़रूरत होती है जो कारोबारी नुक्ता नज़र लोगों तक मौसर अंदाज में पहुंचा सकते हैं, और ये मौसर तकरीर के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए ही मुमकिन है कि कारोबारी मालूमात बैरूनी कम्युनिकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ अफराद तक पहुँचाई जाएँ ताकि आप अपने मतलूबा मकसद को हासिल कर सकें और कारोबार की तरक्की मुमकिन हो सके। तीसरा पॉइंट ज़ुबानी अबलाग की अहमियत यानी सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में है फॉर सोसाइटी, यानी मुआशरा के लिए। मुआशरा में अवाम को मुख्तलिफ ख्यालात से आगाह करने के लिए तकरीर या बोलचाल या गुफ्तगू अहमियत की हामिल है। इलेक्शन के जलसों में और सालाना अजलास में भी मौसर मुकर्रर के ज़रिए मौसर पैगाम दिया जा सकता है। इसके साथ हमारे साथ छोटा सा टॉपिक अटैच है आज, बोलने की अक़साम यानी टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन कौन कौन सी हैं। अपने पैगाम को तकरीर या बोलचाल के ज़रिए दूसरे अफराद तक पहुँचाने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं, आपके सामने स्लाइड पर लिखे हैं। आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। नंबर 1 पे है एक्सटेम्पोरेनियस मेथड, यानी बरजिस्ता या बेसाख्ता तरीका। इस तरीका को ज़्यादातर तरजीह दी जाती है क्योंकि इसमें आप पहले से तैयारशुदा खाका या नोट्स की मदद से बोलते हैं जो कि आपके जहन में होता है। इस तरीका में सामीन के साथ आपका आंख के ज़रिए राब्ता रहता है और उनकी तरफ देखकर बोलते हैं और उनसे राब्ता उस्तवार करने में आसानी रहती है। पहले चंद एक तकारीर में ही आपके बरजिस्ता बोलने के तरीका में रवानी आती चली जाएगी और आप भी इस तरीका को तरजीह देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि सामीन आपकी तकरीर से बोर नहीं होते, आपके अल्फाज पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि आपका अंदाज़ कुदरती होता है। बोलने की अक़साम में दूसरी किस्म है हमारी मुसव्वदा पढ़ने का तरीका, यानी मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग मेथड। अपने पैगाम को सामीन तक पहुंचाने के लिए दूसरा तरीका मुसव्वदा पढ़ने का है। इस तरीका में आपके पास लिखी हुई तकरीर होती है और आप उसे हू बहू एज इट इज़ पढ़ देते हैं। ऐसा सिर्फ उस सूरत में होता है जब बहुत लंबी तकरीर हो और उसे याद रखना मुमकिन ना हो। टेक्निकल या पेचीदा किस्म के हक़ाइक़ या मुसन्नफ़ीन और मुख्तलिफ शख्सियात के इक़्तिबासात कोटेशंस अगर हों तो उन्हें हू बहू पेश करना होता है। लेकिन इस तरीका में भी सामीन के साथ आई कांटेक्ट रखें, यानी उनकी तरफ देखते रहें। तकरीर हू बहू पढ़ने से भी गुरेज करें ताकि सामीन की दिलचस्पी बरकरार रहे। ऐसा तरीका अमूमन आला अफसरान और गवर्नमेंट के नुमाइंदे इख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात कवानीन और क़वाइद व ज़वाबित को एज इट इज़ पेश करना मकसूद होता है, तो इसके लिए मुसव्वदा से पढ़ना ही ज़्यादा महफूज और काबिल कबूल तरीका है ताकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तनकीद से बचा जा सके। मसलन बजट की तकरीर में आदाद व शुमार को पेश करना, वज़ीर आज़म या सदर की तकरीर, टेलीविज़न पर ख़बरें पढ़ने वाले वगैरह इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है मेमोराइजेशन मेथड, यानी रट्टा लगाने या याद करने का तरीका। बोलने का तीसरा तरीका यह है कि आप तकरीर को याद करके या दूसरे अल्फाज में रट्टा लगाकर पढ़ें, लेकिन यह तरीका सिर्फ मुख्तसर तकरीर या गुफ्तगू की सूरत में मुमकिन है क्योंकि लंबी तकरीर को याद रखना बहुत मुश्किल होता है और शाज़ो नादर ही ऐसा होता है कि कोई लंबी तकरीर को याद करके पैगामात आगे पहुँचाए। यानी बेहतरीन मुकर्रर तकरीर याद कर लेते हैं लेकिन लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं, बल्कि तकरीर का मकसद और अहम नुकात याद कर लेते हैं और फिर उन्हीं अहम नुकात और मकसद को मद्देनज़र रख कर तकरीर करते हैं।
آپ بھی لفظ بلفظ نہیں بلکہ مرکزی خیال کو مد نظر رکھ کر تقریر کریں، یا زیادہ سے زیادہ آغاز والے 1 یا 2 فقرات یاد کر لیں، وہ بھی اسی صورت میں کہ اگر آپ کو سٹیج پر جا کر بھول جانے کا خدشہ ہو۔ اگر آپ یاد کی ہوئی تقریر کے دوران بھول جائیں تو اپنی طرف سے الفاظ شامل کر لیں اور مرکزی خیال کے مطابق بولتے چلے جائیں، ورنہ نہ آپ کے سامعین پر آپ کا اچھا تاثر نہیں پڑے گا اگر آپ بھول گئے تو۔ چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس امپرامپٹیو میتھڈ، یعنی فی البدیہی بولنے کا طریقہ۔ بولنے کی اقسام میں بولنے کا چوتھا طریقہ فی البدیہی تقریر کا ہے۔ یہ طریقہ عموماً اعلیٰ شخصیات کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مثلا کسی بھی وقت اچانک آپ سے تبصرہ کے لیے کہا جاتا ہے تو اسی لمحہ آپ فی البدیہی بولیں گے۔ یہ طریقہ مباحثوں اور کانفرنسوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ایک مباحثے میں شریک ہے اور وہ مقررین کی تقریروں میں سے کچھ نوٹس تیار کر رہا ہے۔ اسے سب سے آخر میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ انہی نوٹس کی مدد سے فی البدیہی اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ المختصر ہم کہہ سکتے ہیں اچھا سامع یعنی گڈ لسنر اور کچھ نوٹس فی البدیہی تقریر کے لیے مددگار ثابت ہو بھی سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔